हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और अगली एक बेहतरीन तरीके से आपके लिए अब प्रेजेंट हूं यहाँ पे लेके। जी हाँ, काफ़ी मेहनत चल रही थी। आप देखेंगे पिछले 5 दिनों से आपको वीडियो सही से नहीं मिल पा रही, लेकिन अब आपको आ गई है एकदम कलरफुल नोट्स। जी हाँ, और एक आपके लिए अर्जेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जब अब आप पीडीएफ, जी हाँ पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल फ्री में ही आप प्राप्त कर सकते हैं अपने वेबसाइट एसकेएम, याद कीजिए एसकेएम स्टडी क्लासेस.com, SKMstudyclasses.com से प्राप्त कर सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ भाग 1 का नोट्स है, जी हाँ कक्षा 12वीं जीव विज्ञान 70 टॉपिक का भाग 1 का नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाके उसमें पढ़ भी सकते हैं, इसको आप वीडियोस में भी पढ़ सकते हैं, समझा देंगे, साथ ही आप वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डायरेक्ट खुलेगा, आपको लिंक दिया गया उस पर क्लिक कीजिए, वो डायरेक्ट खुलेगा और सबसे नीचे जाएंगे तो वहां पे इसका नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको गूगल ड्राइव के रूप में वहां पे मिल जाएगी, जाकर आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना, डाउनलोड कर लीजिए, इसको पढ़ भी पाएंगे। तो एसकेएम स्टडी क्लासेस का लिंक वो आपके हमारा ऑफिशियल है, आपके लिए बनाया गया है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, इसी नोट्स का लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम एसकेएम स्टडी को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे है एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का लिंक, उसको भी आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। और आशा करते हैं ये जो बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जीव विज्ञान के 70 टॉपिक का अब आपको हल मिलेगा, क्योंकि आपका काफी कमेंट था कि सर ये जो 70 टॉपिक का हल है आप करा दीजिए। 70 टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखे तो जाइए, लिंक मिल जाएगा नीचे। 70 टॉपिक का आप हल भी, 70 टॉपिक कौन कौन से पढ़ने उसको देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा। और यह भाग 1 है, क्या है भाग 1 है। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे लिंक डाउनलोड कीजिए, लिंक आप डाउनलोड कीजिए, वहां से जाके आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों की भी बताइए कि सर का अब एक नया इंटरफेस आ चुका है वेबसाइट का, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बोलिए कि वो जाके ज्वाइन करें वेबसाइट को भी। ठीक है ना, विजिट करें, वहां पे पूरे नोट्स पीडीएफ मिलेंगे। तो ये आपका भाग 1 है, क्या है 70 टॉपिक का भाग 1 है। आप अगर इसको तैयार कर लेंगे तो 70 में 70 की मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, 70 में 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस ये 70 टॉपिक आपको तैयार करना है। तो जो टॉपिक 1 था वो था पुष्प की संरचना, बचेगा नहीं, फोड़ेंगे हम लोग क्या करेंगे, फोड़ेंगे पूरा पूरा। और एप्लीकेशन, यदि आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन पर क्लासेस ज्वाइन है, जाके ज्वाइन कीजिए, वहां पर भी क्लासेस चालू है हमारा द्वारा, वहां पर मिल जाएगा। ठीक है ना, जाइए वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पुष्प की संरचना में देखेंगे क्या होता है। ये आपको तैयार करना है, तो यहाँ से आपके बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और विस्तृतोत्तरी प्रश्न बन जाते हैं। तो पादप जाति में आवृतबीजी पौधे विशिष्ट होते हैं। किसमें? जो पादप जात में जो आवृतबीजी पौधे होते हैं क्या होते हैं? बहुत ही विशिष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर पुष्प लगते हैं। जो पादप जाति में आवृतबीजी पौधे पर विशिष्ट होते हैं क्योंकि इनमें पुष्प लगते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में बदल जाता है, और इन पौधे के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित बीजाणुविद अवस्था तथा एक बहुत कम विकसित युग्मकोद्भिद अवस्था मिलती है। ये दोनों पीढ़ी जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती हैं, और इसे क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। इसका पीडीएफ भाग 1 का पीडीएफ आप टेलीग्राम के जरिए या फिर टेलीग्राम एसकेएम स्टडी के जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। जाके डाउनलोड कीजिए, एसकेएम टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट SKMstudyclasses.com पर भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, स्टार पॉइंट में मैंने क्या लिखा है? बीजाणुविद एक द्विगुणित 2n अवस्था होती है। जो बीजाणुविद होती है ये क्या होती है? द्विगुणित अवस्था होती है। द्विगुणित यानी कि 2n अवस्था होती है।
जबकि युग्मकोद्भिद एक अगुणित क्या होती है, अगुणित अवस्था यानी कि n होती है। बीजाणुविद द्विगुणित अवस्था होती है, पॉइंट में है, नोट करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि युग्मकोद्भिद एक अगुणित अवस्था यानी कि n होती है। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से 4 चक्र पाए जाते हैं। अगर कोई पूर्ण पुष्प है, पूर्ण पुष्प का मतलब है पका हुआ पुष्प, एकदम तगड़ा वाला पुष्प, ठीक है ना, परिपक्व हुआ पुष्प, उसमें कितने चक्र पाए जाते हैं, 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला वाह्यदल पुंज, यह प्रथम चक्र है जो अनेक वाह्यदलों से मिलकर बना होता है। वाह्यदल पुंज जो होता है क्या होता है, एक प्रथम चक्र है जो अनेक वाह्यदलों से मिलकर बना होता है। फिर आता है दल पुंज, अभी आपको फिगर के माध्यम से भी बताएंगे, यहाँ पे बना है, फिगर भी मैंने जोड़ा है। तो यह दूसरा चक्र है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। जो दल पुंज होता है यह क्या है, एक दूसरा चक्र है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। तीसरा है पुमंग, यह तीसरा चक्र है और यह एक नर जननांग है। और प्रत्येक पुमंग को पुंकेसर भी कहते हैं। जो पुमंग होता है कौन सा है, यह तीसरा चक्र है और यह क्या होता है, नर जननांग होता है। और प्रत्येक पुमंग को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहा जाता है। चौथा आता है जायांग, क्या है, जायांग, तो यह चौथा चक्र है। यह क्या है, चौथा चक्र है और यह मादा जननांग है। इस चक्र में एक या एक से अधिक अंडप या स्त्री केसर होते हैं। यह चक्र क्या, चौथा चक्र है, यह मादा जननांग है और इस चक्र में एक या एक से अधिक क्या होते हैं, अंडप या स्त्री केसर होते हैं। अगला है वाह्य दलपुंज, वह दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं। एक स्टॉप पॉइंट में याद रखिएगा, जो वाह्य दलपुंज होता है वह दलपुंज को क्या कहते हैं, सहायक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। वाह्य दलपुंज व दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं क्योंकि ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। पुमंग व जायांग को आवश्यक चक्र कहते हैं। वाह्य दलपुंज व दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेती। और वहीं पे जो पुमंग और जायांग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवश्यक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जनन क्रिया में भाग लेते हैं। अब आपका प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव, क्या बनता है, निम्नलिखित में से सहायक चक्र होता है। वाह्य दलपुंज दलपुंज क्या होते हैं, सहायक चक्र होते हैं जो कि जनन क्रिया में भाग नहीं लेते। अब ये सहायक चक्र कौन होते हैं, जो जनन क्रिया में भाग नहीं लेते, उसे हम लोग सहायक चक्र कहते हैं। पुमंग व जायांग को आवश्यक चक्र कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये जनन क्रिया में भाग लेती हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आते फिगर, तो फिगर आपको कुछ इस टाइप से बनाना है। सबसे नीचे क्या होता है, पुष्पवृंत होता है और जो बीच वाला भाग होता है इसको क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। और यहाँ पे एक देखेंगे हरे हरे रंग की निकली होती है, इसको कहते हैं वाह्यदल, क्या कहते हैं, वाह्यदल। ये मध्य वाला भाग होता है जिसको बीजांडसन बोलते हैं। और यहाँ पे एक इस टाइप से फिगर जैसा बना रहता है कुछ उंगली की तरह, इसको बीजांड कहते हैं। और ये जो भाग होता है बीच वाला भाग, इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। ये जो बाहर की ओर निकले होते हैं ये, इसको क्या कहते हैं, दल कहते हैं। और ये आपका जो डंठा नुमा होता है वर्तिका कहते हैं, और जो ऊपरी वाला भाग होता है वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है ना। और जो इसके मध्य में होता है उसको क्या कहते हैं, पराग कोष बोलते हैं। ये ऊपर वाला भाग बगल से जो गया होता है। और जो बीच वाला भाग होता है ये डंठा, इसको पुंतक बोलते हैं और इन्हीं दोनों क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, तो ये है पुष्प की संरचना, इसको आप तैयार कर लीजिए। अगर ये चीज़ें समझ में आई है कि नहीं, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो एप्लीकेशन वालों को भी मिल जाएगा। ठीक है ना, दिया गया है यहाँ पे। चलिए अगला है यहाँ पे टॉपिक 2। टॉपिक 2 क्या है, परागण क्या है, परागण कितने प्रकार के होते हैं, परागण के क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या लाभ हैं, इसको आप पढ़ भी सकते हैं और पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से नोट्स इसका डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से, SKM स्टडी क्लासेस CLASSES classes.com, लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाइए, क्लिक कीजिए, तुरंत आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे लास्ट में जब जाएंगे पढ़ने के बाद दिया होगा यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए, यहाँ क्लिक करें, वहाँ पे करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि परागण क्या होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि परागण होता क्या है तो सबसे पहले जाने कितने प्रकार के परागण होता क्या है। तो पराग कणों का परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं।
क्या है यहाँ पे परागण परिभाषा? पराग कणों का परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। परागण के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है। जब परागण की क्रिया हो जाती है तो इसके बाद ही क्या होता है? अंडाशय से बनता है फल। क्या बनता है? फल का निर्माण होता है। और वहीं पे जो पुंकेसर और जो दल होते हैं ये क्या होते हैं? ये गिर जाते हैं और पुंकेसर व दल गिर जाते हैं। अगला है परागण के प्रकार। परागण कितने प्रकार के होते हैं? यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? स्वपरागण। दूसरा क्या होता है? पर परागण। तो परागण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वपरागण और पर परागण। तो परागण कितने प्रकार के होते हैं? याद रखना 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और पर परागण। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्वपरागण। ये स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं जिसे स्वपरागण कहती है। तो स्वपरागण क्या होता है? याद रखना, स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं जिसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण कितने प्रकार के होते हैं? स्वपरागण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। स्वपरागण कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? स्वक युग्मन और दूसरा होता है सजातीय पुष्पी परागण। तो स्वक युग्मन क्या होता है? एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं जिसे स्वक युग्मन कहते हैं। तो स्वक युग्मन क्या होता है? एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं जिसे स्वक युग्मन कहते हैं। अगला है सजात पुष्पी परागण। जब एक ही पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण कहते हैं। और अगला यहाँ पे स्वपरागण से लाभ। अब क्या आएगा यहाँ पे? स्वपरागण से लाभ, क्योंकि आपका पूछ लिया जाता है कि स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण के लाभ और स्वपरागण के हानि लिखिए। तो सबसे पहले देखते हैं स्वपरागण के लाभ क्या क्या होते हैं। तो स्वपरागण में पुष्पों में स्वपरागण एक निश्चित घटित प्रक्रिया है जिसके कारण पौधे का वंश चलता रहता है। दूसरा, इनको परागण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तीसरा, इन्हें रंग, सुगंध तथा मध उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती जिससे कम ऊर्जा उपयोग होती है। चौथा, स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल वाले सब युग्मी संतति होते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है? स्वपरागण से लाभ है। अब है स्वपरागण से हानियां। तो स्वपरागण से हानियां क्या क्या होती हैं? सबसे पहला, इससे उत्तम बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते। यानी कि जो उत्पन्न बीज होते हैं, जो स्वपरागण के से बीज बनते हैं, वो कभी कभी उत्तम श्रेणी के नहीं होते। कभी भी वो आप समझिए कि उत्तम श्रेणी के नहीं होते, ये आप पॉइंट में याद रखिएगा। दूसरा क्या लिख सकते हैं? स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं। स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से जो बने पौधे होते क्या है? बहुत ही कमजोर होते हैं। तीसरा पॉइंट, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। ये बीज कभी भी जल्दी नहीं पकते हैं। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? स्वपरागण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कभी भी स्वपरागण द्वारा अगर आप सोचे कि नई जातियां उत्पन्न हो जाए तो यह ऐसा कभी संभव नहीं है। दूसरा है पर परागण। दूसरा क्या है? पर परागण। पर परागण क्या होता है? पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसमें पुष्प एक लिंगी हो या द्विलिंगी, ये पुष्प एक दूसरे से अनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। इसे जीनोगैमी भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? जीनोगैमी कहा जाता है। पर परागण की विधियां, कितने प्रकार के पर परागण होते हैं? तो पर परागण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वायु परागण, जंतु परागण, जल परागण। पर परागण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, वायु परागण, जंतु परागण और जल परागण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायु परागण। वायु परागण क्या होते हैं? पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं। पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। इन पुष्पों में निम्न विशेषता होती है। कौन कौन से? सबसे पहला, वायु परागित पुष्प छोटे
एवं आकर्षण रहित होते हैं। ये रंगहीन, गंधहीन एवं मकरंद रहित होते हैं। दूसरा, वायु परागित पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं। वायु परागित पुष्प कैसे होते हैं? प्रायः एक लिंगी होते हैं। तीसरा, वायु परागण करने वाले पुष्पों द्वारा प्रचुर मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं। और अगला, छोटे परागकण छोटे, सूक्ष्म व हल्के होते हैं, जिससे वे आसानी से इधर उधर क्या हो सके, उड़ सके। और अगला यहाँ पे मक्का में वायु परागण होता है। अब आता है जंतु परागण। तो पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। इसमें पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाने के लिए जैविक संसाधन जैसे कीट और पक्षी आदि की आवश्यकता होती है। परागण करने वाले जंतुओं के आधार पर यह निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला, कीट परागण। तो अधिकांश पुष्पों में परागकण एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक कीटों द्वारा पहुंचाया जाता है। इसमें मधुमक्खी, भौरा, मक्खी आदि आते हैं। ये कीट मधु या भोजन के लिए पुष्पों पर भ्रमण करते रहते हैं। अगला एक्स्ट्रा पॉइंट, जब ऐसे कीट किसी अन्य पुष्प पर जाते हैं तो इनके अंगों से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और परागण की क्रिया क्या हो जाती है? संपन्न होती है। तीसरी है पक्षी परागण। तो पक्षी परागित पुष्प बड़े, रंगीन तथा गंधहीन होते हैं, किंतु इनमें मकरंद का स्राव होता है। बिग्नोनिया में गुंजन करने वाले चिड़ियों द्वारा सेमल और पांगरा में कौवा और मैना द्वारा परागण होता है। अगला है जल परागण। जल परागण क्या होता है? जल द्वारा परागण को जल परागण कहते हैं। अधिकांश जलोद्भिद पौधों में नर पुष्प से परागकण जल के माध्यम से मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। जल परागण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? हाइपोहाइड्रोफिली। पहला क्या होता है? हाइपोहाइड्रोफिली। तो इसमें परागण सही है, यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें परागण जल के अंदर होता है। मैंने सोचा यहाँ पे परागकण करना पड़ेगा, लेकिन सही है। इसमें यानी जो हाइपोहाइड्रोफिली में जो परागण होता है क्या होता है? जल के अंदर होता है, जैसे सिरेटोफिल्लम तथा जोस्टेरा आदि में। अगला है एपीहाइड्रोफिली। तो इसमें परागण जल की सतह पर होता है, जैसे लेना और हाइड्रीला आदि में। अब है जल परागित पुष्पों में निम्नलिखित प्रकार की विशेषता पाई जाती है। सबसे पहला, जल परागित पुष्प अस्पष्ट छोटे, यहाँ पे होटे नहीं, छोटे, रंगहीन और गंधहीन तथा मकरंदहीन होते हैं। परागकण हल्के होते हैं, जिससे ये जल की सतह पर तैर सकें। और तीसरा, वर्तिकाग्र लंबा, चिपचिपा व गीला नहीं होता है। ठीक है। चौथा यहाँ पे क्या है? परागकण के चारों ओर मोम जैसी पदार्थ की सतह होती है और इन्हें जल में सड़ने से क्या करती है? बचाती है। अब है पर परागण से लाभ। पर परागण से क्या क्या लाभ है? पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल भारी एवं स्वादिष्टित होते हैं। इससे उत्पन्न बीज भी बड़े भारी, स्वस्थ एवं अच्छी वाले होते हैं, यानी अच्छे किस्म वाले होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं अच्छे किस्म वाले होते हैं। इसके द्वारा रोग प्रतिरोधक नई जातियां तैयार की जा सकती है। अगला, इससे अनुवांशिक पुनर्योजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पांचवा है परंपरागण में बीजों की संख्या अधिक होती है और बीजों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। अब है यहाँ पे पर परागण से हानियां। तो पर परागण से क्या क्या हानियां हैं? यह क्रिया निश्चित होती है क्योंकि इसमें परागण के लिए वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा, इसमें पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। और तीसरा, परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। चौथा, पर परागित पुष्पों यानी विशेषकर वायु परागित पुष्पों में
परागकण अधिक संख्या में नष्ट हो जाए, जो परागण होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही अधिक संख्या में नष्ट हो जाते हैं। पांचवा, पर परागित बीज सदैव क्या होते हैं, संकर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 टॉपिक को आज खत्म किया है और 20 दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका 70 टॉपिक वो खत्म हो जाए। हर एक टॉपिक का आपको नोट्स मिल जाएगा PDF के द्वारा, या फिर आप वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है। टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, दिया गया है, और इसको पढ़ के जाइएगा अगर आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में 70 में 70 चाहते हैं तो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।